डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज पीवाईक्यू की इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2005 का जो नवोदय का क्वेश्चन पेपर है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले कि हम 2005 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, सबसे पहले एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के पास अपनी रफ कॉपी और आपका पेन जरूर होगा, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। ये सारी चीजें आप मुझे बताओगे इस नंबर पर मैसेज करके कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके आपको बताना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दिया होगा और इंस्ट्रक्शंस में ये दिए होंगे कि टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्क्स कितने का है और टाइमिंग दी होगी। सारे इंस्ट्रक्शंस पेपर्स में दिए होते हैं। तो मैं डायरेक्टली मूव करता हूं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा रीजनिंग का सेक्शन आता है और रीजनिंग के इस सेक्शन के अंदर आपको चार फिगर्स दिए गए हैं और इसमें यह देखना है कि कौन सा फिगर सिमिलर है एक वे में, अगर कौन जो डिफरेंट होगा उसको वो करेक्ट होगा। तो हमें देखना है कि कौन सा डिफरेंट है, ओड वन आउट को यहाँ पे पिक आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने दिख रहा होगा इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कि जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर चार में से तीन ऐसे डायग्राम्स ऐसे हैं जो फोर साइड्स हैं उसमें, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। लेकिन अगर एक हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो थर्ड वाला आपको दिख रहा है वो ट्राइंगल है, बाकी सारे के सारे जो आपको इमेजेस दिख रही हैं उसके अंदर फोर साइड्स हैं। तो ओड वन आउट में जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला, राइट। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि सेकंड वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इमेज को जब आप देख पा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी में ट्राइंगल है, किसी में सर्कल है, किसी में स्क्वायर है। लेकिन जो पैरेलल लाइंस हैं, तीन ऐसी इमेजेस हैं जिसमें पैरेलल लाइंस आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में दिख रही है और बाकी में वर्टिकल आपको दिख रही है। तो हॉरिजॉन्टल तीन में दिख रही है, वर्टिकल आपको दिख रहा है सेकंड वाले में, यानी कि जो सेकंड वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और थर्ड वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल के अंदर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी ट्राइंगल दिख रहा है, उसके अंदर एक सर्कल दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें सेकंड वाले जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ये आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स के अंदर स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, ट्राइंगल के अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है। इसी तरीके से इसका सर्कल के अंदर भी सर्कल दिख रहा है, यानी कि यहाँ भी सर्कल और सर्कल, यहाँ भी ट्राइंगल और ट्राइंगल, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल होना चाहिए, बल्कि इसमें एक आपको सर्कल दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होने लगेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अगर आप देख पाओगे ध्यान से तो आपको चीजें समझ आएगी कि कहीं ना कहीं जो आपको दो पॉइंट्स दिखे हैं, या तो वो वर्टिकल में है या तो वो हॉरिजेंटल में है, या तो वर्टिकल में है या फिर हॉरिजेंटल में है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे आपको लाइन दिख रही है हॉरिजेंटल, यहाँ भी हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है, यहाँ भी वर्टिकल, लेकिन ये क्रॉस में नहीं है कहीं भी। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही ओड वन आउट है इस पिक्चर के अंदर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होने वाला है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन और एक ऐसे कर्व लाइन दिख रही है। बाकी सब में लाइन लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, लाइन दिख रही है, और एक में आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो आपको एग्जैक्टली समझना चाहिए कि जो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ है वही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगर आप देखोगे तो सारे जो भी डायग्राम्स बने हुए हैं उन सारे डायग्राम्स के अंदर सर्कल दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखो ट्राइंगल 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 दिया हुआ है, राइट। बाकी सबके अंदर सबसे मिडिल में सर्कल दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वही इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। देखिए 7th क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये जो आपको कलर दिख रहे हैं, तीन तीन कलर्स भी आपको दिख रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं जो स्टार आपको दिख रहा है वो उसमें कॉर्नर्स आपको कितने दिख रहे हैं, इसके थ्रू आपको जजमेंट में देखना होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे देखिए और फिर 3 ये हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये जो है ना वो अलग तरीके का है, बाकी सब में सेम बना हुआ है, ये डिफरेंट आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर करेक्ट है क्योंकि वही ओल्ड है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं। स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लाइनें हैं ये तो ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, या तो वर्टिकल है या तो ये है, इसमें तो कुछ है नहीं। ये स्वास्तिक ये करेक्ट बना हुआ, ये करेक्ट बना हुआ, ये करेक्ट बना हुआ, लेकिन ये वाला स्वास्तिक आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसके अंदर करेक्ट होगा। बाकी सब एक जैसे बने हुए हैं। आप देखिए इसका फेस देखिए, इसका फेस देखिए, इसका फेस देखिए, इसका फेस देखिए, राइट। इसका फेस देखिए, लेकिन इसका फेस इस तरफ से है, तो ये इसीलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। बहुत सिंपल है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देख पाओ तो रोटेशन की प्रक्रिया को आपको देखना होगा कि उसके जस्ट किस तरफ में आपका दिया हुआ है ये इमेज, राइट। देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करूं कि यहाँ पे देखिए ठीक इसके लेफ्ट तरफ में इसका लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, लेकिन इसका लेफ्ट यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, राइट। और इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर आप देखोगे कि आपको ट्राइंगल्स बने हुए हैं और ना सिर्फ ट्राइंगल्स बने हुए हैं बल्कि इन ट्राइंगल्स में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी जो कि एक सर्कल और फिर उसके अंदर ट्राइंगल, एक सर्कल इसके अंदर ट्राइंगल, एक सर्कल उसके अंदर ट्राइंगल्स, राइट। लेकिन ये कहीं ना कहीं रोटेशन आप देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कहीं ना कहीं ट्राइंगल का जो ये वाला कॉर्नर है इसके ठीक ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये जो ट्राइंगल है ना ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है वो इसके पास में दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्लैंक है लेकिन बाकी सब में डॉटेड दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देखिए कि 1 से लेके 10 क्वेश्चंस में मेरे कितने क्वेश्चन सही गए हैं, राइट। और ग्रुप में जुड़ने के लिए ये जो मैसेज है, आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे आपको मैसेज करना है, राइट। इस नंबर पे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो, राइट, व्हाट्सएप करके। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फिगर्स है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड में आंसर फिगर्स हैं। उसमें से हमें देखना है राइट हैंड साइड की तरफ में कि एग्जैक्टली जो आंसर है वो कौन सा ऐसा आंसर है जो सेम प्रॉब्लम फिगर से एग्जैक्टली मिलता जुलता है, राइट। उसको हमें सिलेक्ट करना है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि ये आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फिगर है, कौन से ऐसा फिगर है इन चार ऑप्शंस में कि कंप्लीटली इसको कवर कर दे, राइट। यानी कि ऐसा कंप्लीट बन जाए, इमेज को इस इमेज को उठा करके कहाँ पे ऐसा रख दें कि वो एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट हो जाए, ये आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर ये थर्ड, ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें अगर रख देंगे तो कंप्लीटली वो फिगर्स क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, एग्जैक्ट उसका मैच बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्ट मैच कौन से वाले ऑप्शंस में बनेगा। तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट मैच की अगर बात करें ना तो ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड वाला ऑप्शन यही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैच होगा, आप देखिए एग्जैक्ट मैच वो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उसमें करेक्ट मैच आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर का। बहुत सिंपल है,
चीज़ों पिक्चर्स को देखना है और एग्जैक्ट उसका मैच हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर। 14th वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो इसमें आप देख पा रहे हो, ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शंस के अंदर ये वाला जो इमेज है वो कंप्लीटली उसको मैच करेगा। इसको उठा करके आप इसके ऊपर रख दो, कंप्लीटली मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, राइट। बाकी किसी में भी वो मैच नहीं करता हुआ दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, किस पे वो मैच कर जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप करोगे तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, फोर्थ वाले में भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम फिगर आपको दी हुई है, इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम फिगर्स की मदद से। तो आप देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर ये जो ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमें चेकआउट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम फिगर और आंसर्स फिगर्स को अगर आप मैच करोगे तो देखोगे कि एग्जैक्टली किस पे मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इस पे वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इस पे अगर हम इस वाले पिक्चर्स को पुट करेंगे तो एग्जैक्टली उससे मैच कर जाएगा, यही इसका परफेक्ट फाइनल आंसर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या होने वाला है, किस तरीके का ये आंसर है, उसको हमें चेकआउट करना है, राइट। तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वही उसको परफेक्टली मैच कर पाएगा। अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रख देंगे तो देखोगे कि आप एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसमें हमें मैचिंग देखना है, जैसे ये ना एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा हैंड दूसरे हैंड से, इसी तरीके से पिक्चर्स किस पे मैच करेगी, सेकंड वाले ऑप्शन पे मैच करेगी, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ये जो फर्स्ट वाला, इसमें इक्वल है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है ना, माइनस इक्वल टू है, प्लस है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या दिया हुआ है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली आपको मैच भी समझ में आ जाएगा कि ये जो मैच कर रहा है फर्स्ट से तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं, अब हमें 21 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें देखना है, प्रॉब्लम फिगर्स लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है और पार्ट जो मिसिंग है, जो ऑब्जर्व वाला पार्ट है उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि राइट हैंड साइड में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर्स फिगर्स को बिना डायरेक्शन को चेंज करें। अगर वो मिसिंग पार्ट्स फिट हो रहा है तो हमें देखना है प्रॉब्लम फिगर्स के पैटर्न्स को कंप्लीट करके, राइट। तो हमें पैटर्न्स को कंप्लीट करना है इसमें। तो देखिए 21 में आपको आंसर फिगर में हमें देखना है कि ये जो पिक्चर है वो किस में छुपी हुई है, इनमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो इसमें छुपी हुई है, ये आपको देखना है। हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम्स में से कि कौन सा पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है कि अगर हम इसको पुट कर देंगे तो एग्जैक्टली वो मैच कर जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे 21 के बारे में, तो ये वाला जो थर्ड वाला है ना वो यहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा है, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा है, राइट। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच करता हुआ एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम फिगर का जो एग्जैक्ट सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राइट। वो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राइट। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 22 के बाद जो 23rd है
उसमें क्या दिया हुआ है, किस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप इसको मैच करोगे तो इसमें जो परफेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, उस क्वेश्चंस की जगह पे ये इसका परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि सेकंड वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, तो कौन से ऐसे पिक्चर्स को फिट करेंगे कि एग्जैक्टली वो ये लाइंस को भी कवर कर पाए और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर पाए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शंस में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर सबसे सही और सटीक आंसर दिया हुआ है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या दिया हुआ है। 25 वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको जो मैच है वो एग्जैक्टली मैच करता हुआ दिखेगा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ऑप्शन नंबर जो 3 है, अगर आप इस ऑप्शन को देखें ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3 को, अब ऑप्शन नंबर 3 पे आपका फोकस होना चाहिए। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे अगर आप फिट करोगे, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे अगर आप रखते हो तो एग्जैक्टली उस चीज को मैच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि अरे ये जो पिक्चर है ना, सेम इसी की जैसी एक पिक्चर होनी चाहिए जो इसको मैच करती हुई दिखेगी। राइट, तो 26 में अगर आप जो मैचिंग वाली अगर बात करते हैं तो मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वही इसके अंदर मैच करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शंस को रख देखो, फर्स्ट वाले रखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस तरफ में हो जाएगी, और सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, और इधर के जो 2 लाइंस हैं, ये ट्राइंगल्स इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ भी ट्राइंगल्स बना हुआ है, यहाँ भी कॉर्नर में, तो यहाँ भी आपको वो दिखना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम कर देगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सबसे सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट इस पिक्चर को कौन सी ऐसी पिक्चर है जो कंप्लीट कर लेगी, यानी कि ये जो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं कहीं ना कहीं वो लाइंस आपको चाहिए पड़ेगी, ये इस तरफ है तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ आपकी आती हुई लाइन वो दिखनी चाहिए। तो 27 में ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये बीच में से बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें इस तरफ से चाहिए, इस तरफ नहीं चाहिए। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसमें परफेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 28 वाले क्वेश्चन के अंदर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 28 वाले का अगर हम आंसर्स की बात करें तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका परफेक्ट और सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये अगर यहाँ पे रखेंगे एग्जैक्टली मैच करता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसका सही आंसर होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर ये वाला होगा, सेकेंड वाला आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। राइट, तो इस तरीके से हम जितने भी ये जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, प्रॉब्लम फिगर्स में से आंसर्स फिगर्स को फाइंड आउट करना, तो इस तरीके से हम फिगर्स को मैचिंग को उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ भी प्रॉब्लम फिगर में एक स्पेस दिया हुआ है और फोर्थ ब्लैंक होगा। इस सीरीज में हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट कौन सा ब्लैंक स्पेस है जिसको ऑक्यूपाई करने के बाद वो कंप्लीट करेगा, आंसर्स को इंडिकेट करते हुए आपको करेक्ट आंसर्स देना है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हुए। देखिए, चीज़ें आपको समझ कब आएंगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ब्लैक था, यहाँ पे जो ब्लैक था वो रोटेट होकर के यहाँ पे चला गया, फिर तीसरी बार में जो ब्लैक था वो यहाँ पे ब्लैक हो गया, तो चौथी बार में जो ब्लैक होगा वो इस वहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसकी जो इमेज है ना इससे रिलेट करती हुई है। राइट, तो दूसरी बार में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक आप देख पा रहे हो कि एक क्या बन रहा है, ये ये ब्लैक, ये पॉइंट आप डॉट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्टली ये अपोजिट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो क्या होंगे, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ब्लैक ब्लैक होगा फिर व्हाइट होगा, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा ये वाला और ये व्हाइट वाला हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 31 का जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे ये ब्लैंक आपको दिख रहा है, आप इसके पैटर्न को नोट डाउन करने की कोशिश करो कि ये दूसरी बार में ये जो पैटर्न है वो इस तरफ में गया है,
तीसरी बार में इस तरफ में गया है, तो चौथी बार में सेम ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये चौथी बार में इस तरफ का पैटर्न आपको देखने को मिला, पहली बार में ये गया, फिर दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये, राइट। तो अब ये पैटर्न कहाँ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट। आपको एक बार में ये दोनों पैटर्न दिख रहे हैं, दूसरी बार में ये दोनों दिख रहे हैं, तीसरी बार में ये दोनों दिख रहे हैं, तो चौथी बार में क्या दिखेगा, जैसी बात है इसमें आएगा वो, राइट। तो इसमें आने का मतलब ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको पैटर्न नोट डाउन करना है कि कैसे वो रोटेट हो रहा है, और फिर ये देखना है कि डॉट कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं उसके। अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर आपको दी हुई है, तो अब हम आपको बताना है कि क्या होगा। पहली बार में ऐसा दिया हुआ है तो दूसरी बार में क्या हो पा रहा है, यहाँ पे ये हो जा रहा है। तीसरी बार में क्या हो रहा है, जब ये हो रहा है तो चौथी बार में क्या होगा, ये होगा। यानी कि इस ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, वो इसके अंदर क्या, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये वाला करेक्ट होगा, राइट। ये वाला करेक्ट होगा, इस तरफ में वो क्या होगा, कंप्लीट होगा वो ऑप्शन, राइट। तो 33 का जो क्वेश्चन नंबर, सॉरी फोर्थ वाला है यार, फोर्थ वाला कंप्लीट होगा ना, क्योंकि पहली बार में ये ऐसा है, दूसरी बार में ये पहला वाला भी है, दूसरा भी एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तीसरी बार में ये हो रहा है, दूसरी बार में ये हो रहा है एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद ये और ये हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 34th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक डॉट है ना, तो एक इसका ब्लैंक आया है। इसी तरीके से अगर ये डॉट आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ब्लैंक होना चाहिए, राइट। तो ये ब्लैंक इसमें दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं, और आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, राइट। जब तक मैं थोड़ा सा वाटर ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, राइट। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जब तक आपको क्या करना है, इसके आंसर्स को बताना है, राइट। ओके 35 वाले का आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप देखिए एरो को मैच करिए और पैटर्न के बेसिस पे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए जो 35 में करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका सेकंड वाला। आप अगर आप एरो को देखें यहाँ पे, तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 वाले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जज करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो पहली बार में तो ये वाला ऑप्शन हुआ है, दूसरी बार में ये वाला ऑप्शन हुआ है, तो तीसरी बार में तीन ऑप्शन होने चाहिए। यानी कि ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपने सेकंड ऑप्शन करा है ना, तो एग्जैक्टली आपका आंसर सही है। 37 का बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहली बार में स्वास्तिक में ये चीज़ बनी है, और एक एक ये बना है और एक ये बना है दूसरी बार में, तीसरी बार में ये बना है और ये बना है, चौथी बार में क्या होगा, कंप्लीट स्वास्तिक बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। 38 के बारे में बात करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये बस रोटेट हो रहा है, एक बार में जो इसका मुंह है इस तरफ खुला हुआ है, दूसरी बार में इस तरफ खुला हुआ है, तीसरी बार में इस तरफ खुला है, और चौथी बार में इस तरफ में खुलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका सही आंसर है। इसी तरीके से 39th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे सीधे वन है, वन के बाद हो गया है टू, टू के बाद हो गया है क्या, वन का डबल हो गया है फाइव, वन का डबल हो गया टू, तो फाइव का डबल, ये फाइव का डबल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 किस में है, ये आप देखिए कि 10 जो है वो किसके अंदर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, फाइव का जो है वो क्या होगा, फाइव का होगा बिल्कुल यहाँ पे 10। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है इसमें लेकिन है 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 7 हो रहा है यहाँ पे, राइट।
यानी कि ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक बार में 1 हो रहा है और ये 2, राइट। फिर 1 और 2 मिल करके 1 यहाँ मिल गया 2, राइट। और फिर 5, ये जो 5 है इसके जस्ट पहले वाले नंबर्स को हमें ऐड करके 2 और ऐड करना है, राइट। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। 5 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे इसके जस्ट पहले वाले नंबर को, तो 7 हो जाएगा। यानी कि ये तो रहेगा और इसमें 2 और ऐड कर देंगे। पहले क्या था, एक था पहले, पहले ये एक था तो एक पहले वाला नंबर ऐड हो गया तो 2 हो गया। अब ये वाला नंबर है, इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि एक पहले से है तो 2 और ये 1 2 3 5 और ये दोनों जोड़ देंगे तो 7 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं 40 वाले क्वेश्चन के बारे में कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा जाए, तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको फिल बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे 2 आपको बॉक्सेस फिल दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 बॉक्सेस आपको फिल दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपके 4 बॉक्सेस फिल होने चाहिए, राइट। और जो प्लस का साइन होना चाहिए, ना कि क्रॉस का साइन। तो यहाँ पे देखिए 4 बॉक्सेस फिल है और प्लस का साइन भी बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 41 से लेकर के जो 50 तक के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं, राइट। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय द मार्क्स इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क्स द फोर्थ वन, देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 प्रॉब्लम फिगर्स। सिमिलरली रिलेशन है अगले के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो हमें सेलेक्ट वन इसमें देखना है कि वो रिप्लेस क्या होगा उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यहाँ भी हमें पैटर्न्स को देखना है कि किस इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे क्या होगा। सिंपल है, यहाँ पे ट्राइंगल है ना और यहाँ पे सर्कल है, तो इस बार में ट्राइंगल बाहर हुआ सर्कल अंदर हुआ, तो ये क्या होगा, सर्कल बाहर होगा और स्क्वायर अंदर होगा। तो सर्कल बाहर स्क्वायर अंदर, सर्कल बाहर स्क्वायर अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑप्शन है ये गया और ये नीचे की तरफ है, ये क्रॉस हुआ। तो इस बार क्या हुआ, ये लाइन तो वैसे के वैसे ही ये चेंज होकर के ऐसा हो गया। इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, ये चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा, यानी कि ऐसी लाइन और ये जो जब चेंज हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। मतलब इस तरीके की पिक्चर बनेगी। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डॉटेड वाली चीज है ना वो गायब हो चुकी है, दूसरे वाले में केवल सर्कल बचा है। तो ये वाली जो लाइनिंग वाली पार्ट है वो गायब हो जाएगी, केवल स्क्वायर बचेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आपको जज करना है इस वाले क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ में ये बॉक्स खिसक रहा है, तो ये जो बॉक्स नीचे की तरफ में ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ में खिसकेगा। जब ये ऊपर की तरफ में खिसकेगा बॉस, तो ये लाइन जो है ना सेम वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका एक सही और राइट आंसर होने वाला है 44th वाले क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि 45 वाले क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन में क्या हो रहा है कि एक लाइन इस तरीके से, ये जो लाइन है ना इस तरफ में आ रही है, दो दो लाइन अगर बना हुआ है तो दूसरी ये इस तरफ में आ रही है और लाइन इसको कवर कर रही है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को बिल्कुल चेंज करना है, राइट। इस लाइन को बिल्कुल भी चेंज करना है और एक में डॉटेड बनना है, यानी कि जिसमें भी डॉट लगाएंगे वो ब्लैंक होना चाहिए। तो ये वाला ब्लैंक होगा, एक हमारा क्या होगा, ब्लैंक होगा, ये हमारा ब्लैंक होगा और एक हमारा फिल्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 45 वाला है उसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये रोटेट भी हो रहा है ना, एग्जैक्टली वो रोटेट हो जा रहा है। तो रोटेट होकर के ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 46 में जो आंसर्स दिया हुआ है उसको हम देखते हैं कि 46 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ। स्वास्तिक्स में से हमारी दो चीज़ें गायब हो जा रही हैं, ये चीज़ बिल्कुल गायब हो जा रही है। तो इसमें से अगर हम इसकी दो पार्ट्स गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, इसका अगर हम दो पार्ट्स एग्जैक्टली गायब कर देंगे तो ये ऐसा बचेगा, मतलब इसका आधा पार्ट गायब कर दिया जाए तो क्या बचेगा, ऐसा ही बचेगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे एक सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के जस्ट बाद में एक डॉटेड लाइन दिख रही है।
और इसका सीधा संबंध इस वाली पिक्चर से होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डॉट था वो इसको एक ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स को रख दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप 47th वाले क्वेश्चन को देखोगे तो कहीं ना कहीं जब इसका रिलेशन ये हो रहा है तो इसका रिलेशन क्या होगा, यही तो है, इसका रिलेशन फिर ये होगा। तो इसका रिलेशन ये होगा, लेकिन ये अपोजिट में दिया हुआ है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर की तरफ में होना चाहिए। इसका रिलेशन इसके साथ में, तो सेम पिक्चर इसमें से इसमें तो सेम है, बस ये इन्वर्ट है, ये अपोजिट है, इस पिक्चर की अपोजिट है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो अपोजिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट। अरे पहली वाली पिक्चर का संबंध है दूसरी वाली पिक्चर से, और दूसरी वाली पिक्चर सेम तीसरी वाली पिक्चर की तरह दिख रही है, बस इन्वर्ट है और कुछ भी नहीं है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, इन्वर्ट ही होगा। तो फर्स्ट वाले का इन्वर्ट क्या होगा, 4th वाला होगा। आगे बात करते हैं 48th वाले क्वेश्चन के बारे में कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे बीच वाले पार्ट में हमारा क्या है, बीच वाले पार्ट में आपका कलर्ड है, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, इन्वर्ट हो रही हैं, मतलब कि ये अपोजिट हो रही हैं, ये इसको रिप्लेस कर दे रहा है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये रिप्लेस कर दे रहा है और यहाँ पे कलर हो जा रहा है, तो इसको भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, बीच वाला पार्ट कलर्ड रहेगा, या फिर जो भी बीच में रहेगा वो कलर्ड रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होना चाहिए 40, जो 40 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि ये जो ट्राइंगल बनेगा, राइट, ये जो ट्राइंगल बनेगा और दूसरी चीज़ ये सर्कल बनेगा और फिर उसके बाद में ये बॉक्स बनेगा और सर्कल में ये कलर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। राइट, इसके अंदर क्वेश्चन डबल से रिपीट हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलिए अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे कि 49th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो। राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों ही चीज़ों को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक ट्राइंगल है जो कि यहाँ पे चला जा रहा है, और एक जो स्क्वायर है वो बीच में आ जा रहा है, और ये जो ट्राइंगल है वो नीचे चला जा रहा है, यानी कि इस बीच वाला जो नंबर है वो बड़ा हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये बीच में आएगा, यानी कि बड़ा सा सर्कल बनेगा। राइट, और प्लस, और ये जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इसके रिलेशन के बेसिस पे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि इसके दो पार्ट्स होकर के अलग अलग हो गए, इसी तरीके से इसके दो पार्ट्स होकर के अलग अलग हो जाएंगे। तो जब इसके दो पार्ट्स को हम अलग करेंगे तो टॉप वाला पार्ट है उसी की तरीके से भी होना चाहिए। तो टॉप वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 51 से लेकर 61 तक में भी एक पार्ट जो स्क्वायर का दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, अदर उससे क्या उसका करेक्ट राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, कंप्लीट स्क्वायर को कंप्लीट करना, उस बॉक्स को कंप्लीट करना है। मतलब कि कोई चीज़ है, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ कि अगर ये कैप है तो ये इसको रख देंगे तो कंप्लीटली ये क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट इसको कर देगी, कंप्लीट कर देगी। तो हमें स्क्वायर के बॉक्सेस को कंप्लीट करना होता है, तो स्क्वायर के बॉक्सेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा 51 वाले का कि करेक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप रख करके स्क्वायर को कंप्लीट बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। राइट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। कि अगर स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो कुछ इस तरीके की इमेज आपको दिख रही होगी कि ये इस तरीके की इमेज हमें चाहिए पड़ेगा। राइट, इस तरीके की इमेज आपको चाहिए, ये इस तरीके की इमेज चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 52 वाले क्वेश्चंस में कौन सा ऐसा ऐसी ऐसी चीज़ है जो जिसको कंप्लीट करने पर ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो देखिए, अगर आप इसके कंप्लीट स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो ये स्क्वायर बनेगा कुछ इस तरीके से होने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का जो भी शेप है, जो भी शेप इस तरीके का है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर आना चाहिए। राइट, ये नहीं होगा, ये होगा, फोर्थ वाला होगा। एप्रोप्रिएट हमें देखना है कि क्या हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ भी आपको स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए ये ऐसा हो करके
ये फिर ऐसा आएगा, राइट। तो अब आप देखिए कि इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, जो रेड वाले पार्ट की तरह है। तो आप देखोगे कि रेड वाले पार्ट की तरह अगर आप देखने की बात करोगे तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। आपको एक स्क्वायर बॉक्स को कंप्लीट करना है और इस तरीके से जब आप सोचोगे, पेंसिल की मदद से आप ड्रॉ करके देखोगे तो एग्जैक्टली आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। इसी तरीके से अगर हम 54th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपको चीज़ें देखने को मिलेगी वो कुछ किस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी। और इस तरीके से मतलब कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, वही सही है। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे भी हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे चार क्वेश्चंस, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप स्क्वायर को कंप्लीट करोगे तो कुछ इस तरीके की आपको पिक्चर्स दिखेगी, राइट। जब इस स्क्वायर को कंप्लीट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की पिक्चर्स दिखेगी, जो कि आपको कुछ ये आगे की तरफ बढ़ते हुए और फिर ये इस तरीके से दिखेगी। और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, जो रेड लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरीके का इमेज कहां पे दिख रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन होगा, यानी कि 55th का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं। और 56 के अंदर अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली अगर आप इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, और ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता हुआ दिखेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 56 का जो थर्ड वाला ऑप्शन है, सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन तो टी बना हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन जो आप देख पा रहे हो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि अगर हम ऑप्शन नंबर थर्ड को पैक करेंगे तो कंप्लीटली वो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मैंने आपको पेन वाला एग्जांपल से बताया था कि पेन की अगर कैप, कौन सी कैप फिट होगी, इसी तरीके से यहाँ पे इमेजेस को फिट करके देखना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर का शेप किस शेप से बन पा रहा है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, 57th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम फिगर आपके सामने है और आपको बनाना है एक कंप्लीट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनेगा और ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो रेड लाइन की जो आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये बाउंड्रीज आपको कहां और किस तरीके से दिख पा रही है, तो ये जो 57 नंबर का आपको दिख पा रहा है वो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इसी तरीके का शेप बनेगा, राइट। तो ये जो रेड बाउंड्रीज आपको दिख रही है उसके थ्रू ही ये कंप्लीट स्क्वायर दिख पाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करके भी क्वेश्चन पेपर में जब आप देखोगे तो उससे इजी लगेगा कि कैसे मेरा स्क्वायर कंप्लीट होगा। अब यहाँ भी आपको अगर एक स्क्वायर कंप्लीट करना है तो इजीली आप इसको टच कर दो लाइन को, तो आपके सामने कैसा है, ये बाउंड्रीज बस देखो, आप इन बाउंड्रीज पे फोकस करो और देखो कि कौन सा ऐसा शेप है जो इस बाउंड्रीज के जैसा आपको दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो 58th वाले में जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है अगर उसको यहाँ पे हम सेट करेंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर हमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 59th वाले क्वेश्चन के बारे में कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें हम कैसे स्क्वायर को बनाएंगे। तो आप देखिए शेप को मैं केवल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में कंप्लीट बस कर रहा हूँ और फिर उसको आपको बाउंड्रीज लेकर के कंप्लीट करनी है। तो जब आप बाउंड्रीज लेकर के कंप्लीट करेंगे तो आपका जो शेप है वो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसकी तरह आपको दिख रहा होगा, राइट। तो यही आपका क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन भी है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 60 वाला क्वेश्चन है उसके बारे में कि ये कैसे कंप्लीट एक स्क्वायर आपको दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का शेप आपको दिख रहा होगा और ये शेप हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले में। और यही हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आप देख पा रहे हो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट करे हैं अपने रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पे आएंगे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। बहुत अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 61 वाले क्वेश्चन से कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिखने वाला है, राइट। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है। आपके पास रफ कॉपी और पेपर हो
तो ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उस स्क्रीन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और सबसे पहले तो पढ़ना है ध्यान से कि क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया क्या गया है और कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो 61st वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 4, 0, 9। 4, 0 और 9 की मदद से 5 डिजिट के हमें कौन से नंबर बनाने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। देखिए, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना 5 डिजिट का, तो 4 सबसे पहले रखेंगे, फिर 0, 0, 0 रखेंगे, राइट। तो ये 4 डिजिट हो गया और ये आपका 5th डिजिट हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर एक करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि 61 का जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 16 का, 80 का और 48 का। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है और आपको पता है कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 16, फिर यहाँ पे हमने लिखा 80 और लिखा हमने 48, राइट। और इसका एलसीएम देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 8 जा 16 हो जाएगा और यहाँ पे 40 टाइम्स में होगा और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 4 जा 8 और ये 20 टाइम्स में हो जाएगा और ये 12 टाइम्स में हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 से करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 10 जा 10 20 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और फिर 3 से करेंगे यहाँ पे 3 1 जा 3 होगा और यहाँ पे 5 है तो 5 बार में एक बार हो रहेगा। यानी कि आपके पास नंबर क्या क्या आ चुका है, आपके पास नंबर आ चुका है 4 टाइम 2 आ चुका है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, राइट। और 3 एक बार आया है और 5 एक बार आया है, तो ये 3 आ गया एक बार और ये 5 एक बार आ चुका है, राइट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 में जब हम ये 15 दिया हुआ है इस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240, राइट। कितना हो जाएगा, 240 इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 में जब हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 240 आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये एक परफेक्ट जो है इसका सटीक आंसर होने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम 63rd वाले क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 24 आवर्स। देखिए, 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, 86,400 सेकंड्स होते हैं। ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि 86,400 सेकंड्स होते हैं 24 घंटों के अंदर। जब आप सेकंड्स पे फोकस करते हो तो आपको पता होना चाहिए 86,400 होते हैं। अब ये कैसे आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 24 आवर्स, राइट। 24 आवर्स को अगर आप चेंज करोगे 24 आवर्स को अगर आप चेंज करोगे मिनट्स में तो कहीं ना कहीं 60 से मल्टीप्लाई करना होगा और मिनट्स को अगर आपको चेंज करना है सेकंड में फिर से आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन सबका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 86,400 इसका आंसर आने वाला है, राइट। 86,400 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64th के बारे में कि 64th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन द नंबर 30746 which digit has a greatest प्लेस वैल्यू। कौन सी ऐसी डिजिट है जिसकी सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू है। देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये होता क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब जिसकी पोजीशन, फेस वैल्यू मतलब वो नंबर सेम होता है। अगर 3 की फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 3 होगा, 7 की फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 7 ही होगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट अगर फेस वैल्यू पूछता तो 7 आंसर होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू पूछा है तो प्लेस मतलब ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है और ये 10,000 पे है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, वो थर्ड जो 3 है, वो 3 की जो प्लेस वैल्यू है सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसके अंदर सबसे सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं कि इन परसेंट व्हाट इज रिटन 10.01 रिटन एज। इसको हम परसेंट में कैसे लिखेंगे। परसेंट का सिंपल सा मतलब होता है अगर आप इसको परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपॉन में 100 रखना होगा, तो 10.01 अपॉन 100 रख देंगे अगर, तो ये परसेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है और इसमें हम 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं अगर
अगर 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 1001% हो जाएगा, राइट। अगर परसेंट में चेंज करने की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा हमारा और परसेंट लग जाएगा अगर 100 है तो 1001% इसका आंसर होगा। यानी कि 1001% को अगर हम इसको चेंज करेंगे 10.01% में चेंज करेंगे तो 1001% होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में कि व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 158, राइट। 15/8 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज कि आपको 8 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 8 1 जा 8, और 8 में अगर आप 5 को प्लस कर देते हो, 8 में अगर आप 5 को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 में 5 को प्लस कर दोगे तो आपको हो जाएगा 13, राइट। 13/8। अब इसको डिवाइड कर दो, 8 को अगर आप डिवाइड करते हो 13 से तो 8 1 जा 8 हो जाता है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 5 आएगा, राइट। और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और 0 जाएगा, राइट। और 8 6 जा 48 हो जाएगा, राइट। और फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और 8 2 जा 16, राइट। ये 16 हो गया। और फिर 16 के बाद बचा 4, तो ये हो जाएगा 40। यानी कि 1.1625 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर लिख देते हैं 1.625 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1.625, 13/8 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.625, राइट। और आई होप कि इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4.4 जो है वो इक्विवेलेंट है कौन से नंबर के, 4.4% लिखा हुआ है, राइट। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, परसेंट का मतलब होता है 100, राइट। 4.4/100। अब 4.4/100 को अगर आप चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.4/100। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 67 का, राइट। इसी तरीके से अगर हम 68 वाले क्वेश्चन पे मूव करें, देखिए परसेंट का सिंपल सा मतलब होता है 100। ऑन डिवाइडिंग 3.45 बाय 0.015, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए डिवाइड करना है ना आपको, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी अगर आप 0 लगा देंगे, देखिए पॉइंट के बाद में अगर 0 लगाओ तो उसका ज़्यादा, उसकी कोई वैल्यू तो नहीं रहती है। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि 3.45, राइट। इसको डिवाइड करना है किससे, 0.015 से। सिंपल है। सबसे पहले तो आप चाहो तो पॉइंट को हटा भी सकते हो ताकि ये आपके लिए इजी बन जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ये 3.45 में हम इसका डिवाइड ना होकर के यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है, ये 93.45 है, राइट। क्या है ये, 93.45 है। और 93.45 का डिवाइड करना है हमें 0.015 में। तो आप क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना, ये 93.45 है। तो ये 93.45 है तो सबसे पहले तो ये 9345 होगा। और आप देखिए कि लेफ्ट राइट तरफ से, ये राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो 2 डिजिट्स के ठीक पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 100 और डिवाइड का साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 अपॉन, अब ये पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हो 9345 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया 1000 अपॉन 15, राइट। तो ये देखो, ये तो जो 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको डिवाइड करना है 15 का 9345 से, राइट। और 15 को डिवाइड करोगे 9345 में तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। पहली बार तो ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा और फिर 15 2 जा 30 हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, वो 3 बार में हो जाएगा, राइट। तो 623 इंटू 10, 623 इंटू 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 6230, राइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, तो अप्रोक्सीमेट आंसर्स में अगर आप देखो तो 6000 जो होगा ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, यानी कि 6230 अगर दिया हुआ है
6200 अगर 30 दिया हुआ है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है उसके आसपास की वैल्यू, उसके लगभग में जो वैल्यू होती है वो 6000 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। अप्रोक्सीमेट में क्या होता है, जैसे कि आपको लिखा हुआ है 49, तो अगर 2 डिजिट्स का अप्रोक्सीमेशन पूछा है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, राइट। नहीं तो अगर 50 से कम है, अगर 50 से ज़्यादा है तो अगर 3 डिजिट्स में है तो 100 हो जाएगा। अगर 70 के आसपास में नंबर है तो 100 हम अप्रोक्सीमेट में ले लेते हैं वैल्यूज़ को। आगे बढ़ते हैं और 69th वाला जो क्वेश्चन है ना उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में 69th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और बहुत सिंपल है कि इसमें जो आंसर है वो क्या है। एक इंजन है और इस इंजन में जो पंप आउट हो रहा है वो 84,500 लीटर, 84,500 लीटर वाटर है एक घंटे में। 1 आवर में इतने लीटर वाटर वो कर रहा है। द इंजन रन 10th डे, है ना, 10 घंटे वो इंजन चल रहा है, एक दिन में वो 10 घंटे इंजन चल रहा है। हाउ मेनी लीटर्स वाटर्स विल पंप आउट इन 5 days, तो 5 दिन में वो कितना वाटर पंप आउट कर पाएगा। तो एक कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक घंटे में वो कितने लीटर पानी पंप आउट कर पा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि एक घंटे में वो कितना पानी पंप आउट कर पा रहा है। एक घंटे में 8450, राइट, सॉरी 84, ये हो रहा है 84,500, कितना कर पा रहा है 84,500 कर पा रहा है एक घंटे के अंदर, राइट। लेकिन हमें सबसे पहले देखना है कि अगर एक दिन में वो पंप चल रहा है कितने दिन, 10 घंटे चल रहा है, तो 5 दिन में वो कितने घंटे चलेगा। ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 5 दिन में अगर हम 10 से 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 50 घंटे चल रहा है। कितने घंटे चल रहा है वो, 50 घंटे चल रहा है। तो 50 घंटे का एक सिंपल सी कैलकुलेशन में आपको बता दूं कि 50 घंटे का अगर आप एक घंटे में अगर 84,500 लीटर पानी कर रहा है तो 50 घंटे में वो कितने लीटर पानी करेगा। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि 84,500 में आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा 50 का, राइट। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, राइट। और 5 4 20, 20 में 2 प्लस कर दो 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20, 8 5 45, सॉरी 40, और ये 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 1230 है तो 1230 लगा दिया आपने, ये हो जाएगा 422500, 422500। ऑप्शन नंबर जो 4th है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट्स ऑफ सिंप्लीफिकेशंस ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। आपको बोर्डमास रूल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया हो सिंप्लीफिकेशन में तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं दिया हो तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं 25। अगर आपको पॉइंट से प्रॉब्लम है तो पॉइंट को हम यहाँ पे हटा देते हैं। ये 5/10 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1/10, राइट, माइनस, और इसको लिख सकते हैं हम 5/100, राइट, ये कर सकते हैं। तो एक चीज आपको क्लियर कट समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे हम 5/100 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला, राइट। फाइव, या सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, राइट। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, कुछ भी नहीं है अपॉन में तो 1 रख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 10 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाइड 1/10 होगा, और माइनस 5/100 हो जाएगा, राइट। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 25 ये जो दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और अपॉन में 10, ये यानी ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देता हूँ तो ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50, राइट। और इसको माइनस कर देता हूँ मैं किससे, 5/100 से, 5/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे 100 चाहिए तभी मैं माइनस कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 25, 2 जा 50, 50/100 होगा। ये जो होगा वो 50/100, 50/100 माइनस 5/100, तो ये कितना हो जाएगा 45/100। इसको माइनस करने पे 45/100 हो जाएगा।
यानी कि 0.45, 0.45 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 5 है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 होता है, तो ये 0.5 हो जाएगा इंटू 0.1 माइनस 0.05, राइट। तो ये 5 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0. ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, राइट। ये 5 में 1 का करेंगे तो 5 हो जाएगा, राइट। ये इसमें अगर करते हैं तो हम 5 हो जाएगा। ये 5 5 5 जो 25 होता है ना, तो ये 5 50 हो जाएगा। ये 50 बार में होगा तो ये 50 होगा, 55 हो जाएगा। अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50.0 होगा, इस तरीके से होगा, राइट। और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.1 का, मैं 0.1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 हो जाएगा। और 5 में से अगर मैं 5 में से माइनस कर देता हूँ, 5 में से माइनस करता हूँ मैं 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4.45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.45 होगा। अगर हम 5 में से माइनस 0.5 में से माइनस करते हैं 0.05, ये 0.5 होगा ना। 0.5 में से अगर हम माइनस करते हैं 0.05 तो 4.5 होगा। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, राइट। इन दोनों का सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। जब आप इन दोनों का डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 5, राइट। 5 इंटू 0.1, राइट। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे पॉइंट है। तो ये 5 बार में हो जाएगा माइनस 0.05। ये 5 में से माइनस कर दोगे 0.05 तो ये हो जाएगा 0.45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.45 होगा। और आप चाहें तो पॉइंट को हटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे नेक्स्ट रो में क्या होगा, ये पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हमें बताना है कि इसके अंदर क्या पैटर्न्स होने वाले हैं, राइट। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो 4 4 जा 16 हो रहा है, और इसका स्क्वायर हो रहा है, जैसे 6 6 जा 36 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 8 8 जा 64 हो रहा है, 18 4 4 हो रहा है। यहाँ पे 8 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इस तरीके से जो पहला नंबर होगा दूसरे का क्या होना चाहिए, उतने ही टाइम्स होना चाहिए। 4 4 जा 16 है तो 16 4 जा 64। फिर 36 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 8 है, राइट। 8 8 जा 64, और इसमें 64 में 8 का कर देंगे तो 512 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10, और 10 का स्क्वायर होगा 100, और 100 में 10 का कर देंगे 1000 हो जाएगा, यानी कि 10 100 और 1000 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 72 वाले क्वेश्चन के बारे में कि a softcake measures 7 centimeter in a length, 5 centimeter in a breadth, and 2.5 centimeter in a height. How many softcakes can be placed in a cardboard box using length, breadth, and height respectively 56 centimeter, 40 centimeter, and 25 centimeter? देखिए एक चीज बहुत क्लियर कट आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की, जिसमें कि एक हमें कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है और फिर जो सॉफ्ट केक है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। फिर दोनों के एरिया को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या होगा, क्योंकि जो ये एक क्यूबॉइड शेप का है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले 56 दिया हुआ है तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 40 और मल्टीप्लाइड बाय 25, राइट। और इसमें डिवाइड कर देंगे, ये जो सॉफ्ट केक का एरिया 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो देखिए सबसे पहले अगर 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको करेंगे अगर हम तो ये हमारा कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब ये 8 बार में 7 8 जा 56 होता है और 5 8 जा 40 होता है। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 2.5 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार में, 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 बार में 25 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 8 जा 64 होता है, 64 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 640 हो जाएगा। यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 73 होने वाला है। देखिए 73 वाले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है
कि इफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो हाउ मच 10 सेंटीमीटर, राइट, तो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करते हुए दिया हुआ है, तो हमें 10 का दिया हुआ है, राइट। तो अगर हमें इसको चेंज करना है तो यानी कि 10 में मुझे एक बार और 10 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट, और फिर से एक बार 10 का करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10,000। कितना हो जाएगा? अगर एक सेकेंड, सिंपल सी कैलकुलेशन में आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 CUMM कितना होता है सेंटीमीटर, ये CM है, राइट, इक्वल टू, ये 10 का मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे? डायरेक्टली हम 10 और फिर 10 100 का कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इतना, यानी कि 1000 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है 10 CUMM, तो 10 अगर CUMM का मैं फाइंड आउट करना है, CUCM का फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10,000। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, राइट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 73 तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम 74 के बारे में बात करते हैं कि अ मैन बोरो 600। देखिए, अगर 73 वाले के बारे में बात करेंगे तो इसको भी मैं सॉल्व करा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पहले वाले पेपर में भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है कि 240 का 80%, 240 का अगर 80% फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन, और फिर वो कितना ज़्यादा है, राइट। फिर 400 का 35% निकाल लो, 400 का आपको 35% निकाल लेना है, राइट। तो आपको अब कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले तो 24 का कैलकुलेशन आपको करना होगा 8 में, तो 24 का कैलकुलेशन अगर आप करोगे 8 में तो 192 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर हम 35 का कैलकुलेशन कर देते हैं 4 में तो 140 हो जाएगा, राइट, 140 हो जाएगा। तो अभी ये 140 और इनके बीच से वो कितना ज़्यादा है, तो 140 को माइनस 192 में से माइनस कर दो, तो ये 52 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, फिर से मैंने आपको बता दिया है। अब 74th वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। अ मैन बोरो 600 रुपीज फ्रॉम अ फ्रेंड। एक इंसान ने एक आदमी ने अपने दोस्त से 600 रुपये लिए और वो एग्री करा कि वो 8 महीने बाद उसको पैसे वापस करेगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, वो भी 8% के रेट पे। व्हाट अमाउंट विल बी ही पे बैक? उसको कितने रुपए पे करने होंगे, राइट। देखिए, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसमें। देखिए, 1 साल का जो ब्याज है वो 8% है। तो सबसे पहले तो 600 का हम निकाल रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, राइट। अब देखिए, P इंटू आर, आर हमारा 8% है, कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। लेकिन ये 1 साल के लिए लेता तो हम वहां पे 1 रख देते, 8 मंथ के लिए ले रहा है तो अपॉन में 12 रखेंगे और अपॉन 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, जीरो से ये हमारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या? 8 8 जा 64, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 से ये 2 बार में कैंसिल आउट कर दो, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32, राइट। तो इसका जो इंटरेस्ट आया है वो 32 आया है, लेकिन हमें 32 रुपये नहीं देने हैं, वो प्रिंसिपल जो लिया है वो भी पैसे तो देने हैं, यानी कि 600 रुपये जो प्रिंसिपल था वो भी देने हैं और 32 रुपये और भी देने हैं उसको। तो 632 रुपीज उसको देने होंगे, दोस्त को कितने देने होंगे? 632। सबसे पहले तो हम उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट जो हमने फाइंड आउट किया तो हमारा 32 रुपीज आया। क्योंकि पैसे उसने लिए हुए थे 600, और उसको पैसे वापस उसने वादा किया था कि 8 महीने बाद मैं पैसे वापस करूंगा 8% के ब्याज से। तो 600 में 32 को प्लस कर दोगे तो 632 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th वाला जो है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, राइट। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक शॉपकीपर ने खरीदे 15 टेबल, कितने के रेट से? 500 रुपए के रेट से। और 20 चेयर्स खरीदी उसने 300 रुपए के रेट से, और उसने 40 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए। ही सोल्ड टेबल्स एंड चेयर्स अ फ्लैट रेट ऑफ द 380। तो उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस शॉपकीपर ने 15 टेबल्स तो खरीदी है, वो एक टेबल उसको 500 रुपए की पड़ी है,
राइट। और चेयर जो है उसको एक चेयर 300 रुपए की पड़ी है। तो सबसे पहले तो टोटल उसने कितना कॉस्ट खर्च किया है वो हमें देखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 15 टेबल का रेट हम सबसे पहले उसको उससे फाइंड आउट करेंगे। 15 टेबल, टी लिख देता हूं यहाँ पे सिंपल में तो आपको समझ आना चाहिए। 15 का जो है हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि एक टेबल की कीमत कितनी है, 500 रुपए है। तो 15 में हम 500 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जब हम 15 में 500 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 7,500 रुपीज आ जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा टेबल की कॉस्ट। कितनी टेबल की, 15 टेबल की कॉस्ट होगी। ये तो चीज आप समझ पाए होंगे। चलिए, अब जो 20 चेयर्स है ना उनकी भी हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। 20 चेयर्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं। 20 चेयर्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब 20 चेयर की कॉस्ट कितनी आ रही है, एक चेयर की कॉस्ट है 300 रुपए। तो 20 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6,000 रुपए, राइट। 7500 रुपये उसने टेबल पे खर्च कर दिए और 6,000 रुपये उसने चेयर पे खर्च कर दिए। और लाने ले जाने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी उसने खर्चे करे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा किया है उसने, 40 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किए हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि उसने टोटल खर्चा कितना किया है। देखिए, उसके टेबल की जो कॉस्ट आई है वो 7500 रुपये आई है, और उसके जो चेयर की कॉस्ट आई है वो 6,000 रुपये आई है, और लाने ले जाने में जो उसने खर्चा किया है वो 40 रुपये किया है। अगर इन सबको आप प्लस करते हो तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 4, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 13, राइट। तो 13,540 ये उसने कॉस्ट किया है। अब जब वो अपने शॉप पे ला रहा है तो वो बेच कितने में रहा है ये आपको ध्यान देना होगा। वो बेच रहा है, टोटल उसके पास आइटम कितने हो गए, उसके पास 15 टेबल हो गई, राइट, और 20 उसके पास चेयर्स हो गई। तो ये टोटल 35 आइटम हो गए, और हर आइटम को वो बेच रहा है कितने में, वो बेच रहा है हर एक आइटम को 380 रुपये में। तो 380 रुपये में अगर बेचेगा 35 आइटम्स को, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13,300। 13,300 मतलब हुआ क्या कि उसने लाने ले जाने से लेकर के जो अपने ऊपर खर्चा किया वो 13,300 खर्चा किया, राइट। और 13,300 खर्चा किया और 13,400 तो उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी है, तो उसको तो घाटा हो गया ना। अब घाटा कितने का हुआ, इसको हम माइनस कर लेंगे। 13,450 में से 13,300 को माइनस करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उसको घाटा कितने का हुआ। उसको घाटा हुआ 240 रुपये का। कितने का घाटा हुआ, 240 रुपये का घाटा हुआ। क्यों, क्योंकि 13,540 रुपये तो लाने ले जाने और चेयर और टेबल की कॉस्ट हो गई, कंप्लीट उसमें जुड़ा हुआ है। और बेच रहा है वो एक चीज को 380 रुपये में, तो बेचने के हिसाब से जो उसको इनकम हो रही है वो 13,300 रुपये की हो रही है। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, 240 रुपये का घाटा हो रहा है। यानी कि अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो 240 रुपये का लॉस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। यहाँ पे है ना आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, और इस डायग्राम के बेसिस पे हमें जो शेडेड एरिया है उस पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगल दिख जाएगा, यहाँ पे भी एक, अगर मैं देखूं कि यहाँ पे भी एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक आपको, मतलब टोटल 3 शेप यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये पहला वाला पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा, और ये आपको जो इस तरफ है वो तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा। तो अब हमें इन सब का हमें एरिया निकालना है। तो ये 1 सेंटीमीटर है, और ये पूरा का पूरा ये 3 है, और ये 1 है, 4 हो जाएगा। यानी कि 1 × 4 हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। फिर प्लस कर दें, ये 3 है कंप्लीट, और ये यहाँ से 1 कम हो जाएगा, राइट। तो 3 × 4 हो जाएगा, ये 3 × 4 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 3 × 4 हो गया, और इसी तरीके से एक सेंटीमीटर इधर से भी कम हुआ है, 3 × 3 हो जाएगा, सॉरी। क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर तो यहाँ से कम हुआ, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 सेंटीमीटर इस तरफ से भी कम होगा। यानी कि ये जो 5 सेंटीमीटर है इसमें से 1 सेंटीमीटर ये माइनस कर दो, 1 सेंटीमीटर इसका माइनस कर दो, तो ये बच गया आपका कितना, 3। तो ये हो गया, ये तो 3 पहले से ही है आपका, ये 3 पहले से ही है पूरा, राइट। तो 3, ये अगर कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 3 है, राइट, और ये 5 है, तो 5 में से 3 को माइनस 2 को माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। 3 × 3 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 × ये 3 होगा कंप्लीटली। 1 × ये क्या हो जाएगा, ये नीचे का भी हम काउंट करेंगे इसमें,
तो ये 4 हो जाएगा, 1 into 4 कर लेंगे तो ये 4 + 9 + 4, 9, 4 और 9, ये कितना हो जाएगा, ये 3 into 1 और फिर ये 5 into 1। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 5 into 1 कर लो, इसको भी 5 into 1 कर लो, तो ये 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है नंबर, इसलिए कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये एक हम ले लेते हैं और इस तरफ से भी हम ले लेते हैं, तो ये 3 into 1 हो जाएगा और ये भी 3 into 1 हो जाएगा, यानी 3 into 1 2 टाइम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 3 into 1 + 3 into 1 और बचा क्या फिर 5 into 1 + 5 into 1, तो 3 + 3, 3 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 5 6 और +5 ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है स्क्वायर सेंटीमीटर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सेंटीमीटर में सारा दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 77th वाले क्वेश्चन के बारे में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सिंबल्स है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिंबल्स 50 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हिच सब्जेक्ट्स बुक आर मिनिमम नंबर। सबसे मिनिमम नंबर किसकी बुक्स है, हिस्ट्री की बुक सबसे कम है, आपको देख के ही पता चल रहा है। तो ये इसका आंसर होगा डी वाला, यानी कि जो डी वाला है वो सबसे मिनिमम बुक्स है। अब हम बात करते हैं 78th वाले क्वेश्चन के बारे में कि स्टार्ट द जर्नी अ मेट्रो कार स्पीड 6 मीटर ऑफ द कार रीड्स 678.3 किलोमीटर एंड एंड द जर्नी। देखिए जर्नी उसकी एंड कितने पे हो रही है, 913.5 पे। स्टार्ट कितने पे हुआ, 678.3 पे। तो उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, दोनों को सिंपली माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा, राइट। अब मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। आपने अपनी गाड़ी में मीटर देखा 15 किलोमीटर पे, राइट, और आप 17 किलोमीटर पे अपनी जर्नी को खत्म कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप बोलोगे कि 2 किलोमीटर की यात्रा करी है मैंने, मतलब आपने माइनस किया। तो इस कंडीशन में भी आपको माइनस करना है, बस पॉइंट है तो घबराना नहीं है आपको, राइट। यानी कि ऐसा नहीं कि पॉइंट वाले नंबर्स देख लिए तो आपको डर लगने लगा कि अरे ये क्या हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखिए और सिंपल माइनस कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। तो ये 2 आ गया यहाँ पे, कंप्लीटली आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये आंसर आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे ये 78.3 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, राइट। तो हम 913 में 913.5 लिखा हुआ है, 913.5 में से हमने माइनस कर दिया 678.3 को, तो ये आ गया इसका 232.2, 232 235.2, 235.2, राइट। यहाँ पे 5 नहीं है पॉइंट में कहीं भी, तो इसका जो आंसर होगा ये डी वाला इसके अप्रॉक्स में, लेकिन ये 5 नहीं होगा, राइट, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो 235.2 इज द करेक्ट आंसर, 235.2 होगा। अब 79th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ मोप्ड कॉस्ट 7,250, अ स्कूटर कॉस्ट 3,450 मोर, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मोप्ड एंड स्कूटर। देखिए इतने सस्ती तो कोई चीज आती नहीं है आज के जमाने में, बट क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे। अब मोप्ड कॉस्ट 7,250, राइट, और स्कूटर की कॉस्ट इतनी है, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है और कितनी ज्यादा है। आइए, मोप्ड की कॉस्ट ज्यादा है, तो 7,250 में से अगर हम देखें टोटल कॉस्ट क्या होगी दोनों की, मोप्ड और स्कूटर की, तो ये 3,750 को हम प्लस कर देंगे अगर टोटल पूछा है। अगर पूछा है कितनी ज्यादा है तो हम माइनस करते हैं उस कंडीशन में, तो ये 0 हो गया और 5 और 5 10 का 0, कैरी 1 और यहाँ पे भी 0 और कैरी फिर से 1 आ जाएगी यहाँ पे, तो ये 11 हो जाएगा, यानी कि 11,000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। क्या है करेक्ट ऑप्शन, 11,000 है, राइट। तो इस तरीके से हम आंसर्स को, टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ व्हीकल्स है ना, मोप्ड का और स्कूटर का, दोनों कॉस्ट ऑफ मोप्ड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मोप्ड एंड स्कूटर, अगर टोटल कॉस्ट पूछा है यहाँ पे, तो टोटल कॉस्ट अगर दोनों व्हीकल्स का पूछा है, दोनों व्हीकल्स का अगर पूछा है, तो यहाँ पे हम इसमें प्लस कर देंगे 7,250 और, क्योंकि मोप्ड और स्कूटर दोनों का, द मोप्ड कॉस्ट ऑफ दिस एंड स्कूटर कॉस्ट ऑफ दिस मोर, उसमें और ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये अगर टोटल कॉस्ट पूछा है मोप्ड और स्कूटर का, तो देखिए मोप्ड मोप्ड की टोटल कॉस्ट इतनी आ गई, स्कूटर की कॉस्ट इतनी थी, तो और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो इस
मॉप्ड की कॉस्ट को भी हमें प्लस करना होगा, क्योंकि ये तो हमने टोटल कैलकुलेशन निकाली है। तो अगर टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 18,250 आ जाएगी, 18,250 आ जाएगी, राइट। अगर इनके दोनों की कॉस्ट पूछेगा तो टोटल कॉस्ट पूछेगा तो 11,000, अगर दोनों की कॉस्ट पूछ दिया तो फिर तो प्लस करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चंस में देख लेना, अगर क्या दिया होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें देखना है 37,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एलसीएम इसका फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन से नंबर का? 37,800 का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं 37,800 का फैक्टर। फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 1, यहाँ पे 8, ये 9, फिर 0, फिर 0, राइट। इस तरीके से अगर 2 से फिर से करते हैं तो ये हो जाएगा 9, ये होगा 4, ये होगा 5, फिर होगा 0, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 4,725। इसी तरीके से अगर ये 3 होगा तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा आपका 1,575। इसी तरीके से अगर ये 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 525। और फिर अगर ये 3 होगा, राइट, ये अगर 3 हो जाता है तो ये हो जाएगा 175। और फिर अगर हम इसको 3 से करते हैं तो ये 35 हो जाएगा। और फिर अगर हम 5 से करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 × 2 × 2, ये 3 बार 2 आ रहा है, इसमें 3 बार 3 आ रहा है, राइट। और 2 बार 5 तो नहीं आ रहा है, ये 2 बार 5 आ रहा है, राइट। 2 बार 5 और 1 बार 7, ये 5 और 5, 2 बार 5 आ रहा है, राइट। तो 5 और 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इस तरीके से हमने किए अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व। अब हमें करना है इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व। और आपको पता है कि यहाँ पे आते हैं पैसेजेस, और जब तक आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे नहीं तब तक आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इंग्लिश को सॉल्व करने का सिंपल सा कैलकुलेशन है कि पैसेज को पढ़ना है और ध्यान से समझना भी है। देखिए ये जो पैसेज है ना, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपके सामने एक एक मीनिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए पैसेज के आंसर देखना इजीली फाइंड आउट होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आपके सामने स्क्रीन है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो फर्स्ट लाइन को पढ़ो आप। अबाउट 350 ईयर्स एगो, लगभग 350 साल पहले, देयर लिव्ड इन इंडिया अ एम्परर कॉल्ड शाहजहां। इंडिया में एक राजा था जिसका नाम था शाहजहां। ही हैड अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वाइफ, उसके पास एक इंटेलिजेंट वाइफ थी। हु ही लव्ड वेरी मच, जिसको बहुत प्यार करता था। हर नेम वॉज मुमताज महल, उसका नाम था मुमताज महल। इट्स अ शॉर्टन्ड इट्स अ शॉर्टन्ड इट्स अ शॉर्टन्ड फ्रॉम द ताजमहल मीन्स प्राइड ऑफ प्लेस, राइट। उसके लिए वो प्राइड ऑफ प्लेस था, वो प्राइड ऑफ ताजमहल उसके लिए प्राइड ऑफ प्लेस है, मतलब गर्व की बात है। इन 1630 ही विलव्ड वाइफ एंड एम्परर डाइड, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी जो विलव्ड वाइफ थी उसकी मृत्यु हो गई। द एम्परर डिसाइडेड आउट ऑफ द लव फॉर हिज वाइफ टू ब्लाइंड आउट ऑफ लव फॉर हिज ब्लाइंड The emperor decided out of the love for his wife to build a most beautiful tomb and had ever been seen. Shahjahan gathered a best artists and architects from the India. उसकी उसकी याद में उसने ये डिसाइड किया कि अब इस एक ब्यूटीफुल में महल बनाऊंगा, और उसने दुनिया के अलग अलग देशों से आर्टिस्ट बुलाए, आर्किटेक्ट्स बुलाए फ्रॉम इंडिया, टर्की से, पर्सिया से, अरेबिया से, डिजाइन अ बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए। इट मोर देन 20,000 मैन, लगभग 20,000 लोगों वहां पे काम करा। और पता है कब तक काम किया? 18 साल तक, अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स टू बिल्ड अ ताजमहल। यानी कि जो ताजमहल आप देख रहे हो उसको बनने में 18 साल लगे थे। और पैसेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि ताजमहल से रिलेटेड है। परहैप्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन इंडिया, और आपको पता है कि इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में से एक है जो 1630 में बनी थी और आज भी ये एग्जिस्ट करती है। सबसे बड़ी बात तो ये। चलिए पैसेज आपको समझ आ चुका होगा।
अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उन क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है ताजमहल वॉज बिल्ड, ताजमहल बना था, कब बना था, कैसे बना था, इसके बारे में बात करते हैं। आउट ऑफ लव फॉर मुमताज महल, मुमताज महल की याद में, उसके प्यार उसके याद में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद बिल्डिंग्स, कौन सा ऐसा पेयर है जो बिल्डिंग से एसोसिएटेड नहीं है? टीचर्स और डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, मैसन एंड प्लम्बर्स, पेंटर्स एंड कारपेंटर्स। देखिए, पेंटर्स और कारपेंटर्स की जरूरत पड़ती है बिल्डिंग में, बिल्कुल पड़ती है। टीचर या डॉक्टर की पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ती है। टीचर पढ़ाने के लिए काम आता है, राइट? जैसे मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं बिल्डिंग बनाने के कोई काम में जाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, एसोसिएट नहीं है बिल्डिंग से? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे अगर थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें, आर्किटेक्ट और इंजीनियर हमें जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से मैशंस और प्लम्बर्स, इनकी भी जरूरत पड़ती है। 83 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग्स को डिजाइन करना। आपने सुना होगा कि ये आर्किटेक्ट हैं, इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है। जो जैसे जो इंजीनियरिंग करते हैं ना, आर्किटेक्ट ईडी में, इंजीनियरिंग में, सिविल्स में, तो वो आर्किटेक्ट कहलाते हैं। वो बिल्डिंग्स की डिजाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, इनका मेन काम यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स एग्री विद द पैराग्राफ्स, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पैराग्राफ के साथ में एग्री हो रहा है? ये चीज आपको देखना है। तो देखिए, शाहजहां वांटेड टू बिल्ड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ, आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम द इंडिया आस्क्ड शाहजहां टू लीव देम वर्क, गिव वर्क, एंड प्राइड ऑफ प्लेस मीन्स शाहजहां, या शाहजहां डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टर्म फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। तो पैसे से रिलेटेड कौन है? शाहजहां ने डिसाइड किया कि भैया वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के प्यार में था, ये बनाएगा टॉम। तो ये ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। और 85th वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 85th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीपल कंसीडर ताजमहल इज, लोग ताजमहल को कैसे कंसीडर करते हैं? अ लार्ज रिवर, या मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, अ वेरी टॉल बिल्डिंग, अ मेमोरी ऑफ एम्परर। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन सबसे अगर मैं एक जनरल आंसर अगर आप देखें, देखिए लार्जर रिवर तो है नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, लोग कंसिडर करते हैं कि ये इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में से है, राइट? ये टॉल बिल्डिंग भी नहीं कह सकते, या उसकी एम्परर की मेमोरी भी नहीं है, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग से, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जब आप पैसेज को है ना ध्यान से पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं, हर एक चीज आपको समझ में आने लगती है, फिर क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही इजी होता है, राइट? तो पैसेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसेज जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी समझ बढ़ेगी पैसेज को लेकर के। ये एक दिन में नहीं होगा, और आप सोचेंगे कि नहीं 2 पैसेज कर लिए तो आपको आने लगा, नहीं। जब आप लगातार पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी पैसेज है ना, उन सारे पैसेज को करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा कि पैसेज में किस तरीके के आंसर्स हमें देने हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पैसेज तो हिंदी में होंगे, और आसान होता है वहां पे चीजों को समझना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पैसेज में क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ मैन मेड सैटेलाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न मैन वर्ल्ड टुडे, जो इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट से आज के जमाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न वर्ल्ड में। इट हेल्प्स द स्टडी ऑफ स्पेस विच फैसिनेट द इंस्पायर्ड पीपल of centuries and also help us to find out more about earth and the solar systems। ये कितनी अच्छी बात है कि हमें मदद करता है स्पेस के बारे में, फैसिनेट करता है, लोगों को इंस्पायर करता है। ये सेंचुरीज एंड ऑल्सो सालों सालों तक हमें मदद मिलती है इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, अर्थ के बारे में, सोलार सिस्टम के बारे में। ये मैं पैसेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएं। जब आपकी समझ बढ़ेगी ना, तो पैसेज को इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। एडवांस इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हैव अ डाइवर्सिफाइड टू सच अ एक्सटेंट दैट इट हैज इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और टेक्नोलॉजी का जितना ही एडवांसमेंट होता जा रहा है, डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है,
उतना ही हमारी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आसान होती जा रही है। आप देख पा रहे हो सैटेलाइट की मदद से ही हम एक बार में सर्च करके कहीं ना कहीं तुरंत आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने भी सर्च करा होगा, देखा होगा, तभी आपको ये वीडियो भी देख पा रही है। ये सैटेलाइट की मदद से ही हो पा रहा है। कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आसान हो गई है। सैटेलाइट हेल्प कम्युनिकेट विद पीपल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सैटेलाइट की मदद से दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, फोरकास्ट कर पाते हैं वेदर के बारे में कि आज मौसम कैसा रहने वाला है, क्लाइमेट चेंज को देख पाते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं, डिजास्टर्स को मॉनिटर कर पाते हैं कि कितनी तबाही आ सकती है, लोगों को सतर्क किया जाता है, पहले लाखों लोगों की जान भी बच जाती है। ऑलमोस्ट एवरीवन टुडे यूज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और ऑलमोस्ट हर एक इंसान आज के समय में सैटेलाइट का यूज कर रहा है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हो, चाहे वो एटीएम का यूज कर रहा हो, मशीन्स यूज कर रहा हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। दस सैटेलाइट्स हैव बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैन। तो आप कह सकते हो कि आज के इंसान जो प्रेजेंट डे में है वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट से कनेक्टेड ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पैसेज तो आपको समझ में आ चुका है कि सैटेलाइट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन जो जो पूछे जाएंगे आप इजीली समझ पाओगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सैटेलाइट्स हेल्प इन स्टडी ऑफ, सैटेलाइट किस चीज की स्टडी में हमें हेल्प करता है। तो आप सिंपल बता सकते हो स्पेस की स्टडी में हमें हेल्प करता है। चारों ऑप्शंस में से जो सबसे करेक्ट है वो स्पेस है। ना एनिमल, ना प्लास्टिक्स, ना बैक्टीरिया, ओनली स्पेस, राइट। और आगे बढ़ते हैं। द वर्ड फैसिनेटेड यूज्ड पैराग्राफ में। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? फैसिनेटेड का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, आपने बार बार सुना होगा। फैसिनेटेड मतलब अफेक्टेड, किसी चीज से बिल्कुल सम्मोहित हो जाना। दैट इज, आप कह सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट चीज है उसको हम फैसिनेट कहते हैं, राइट। उसको हम फैसिनेट कहते हैं और इस तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट एज अ मेंशन इन द पैराग्राफ। कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है जो पैराग्राफ में मेंशन किया गया है? टेक्नोलॉजी, मॉनिटर, स्टडी, या फिर आप कह सकते हो मॉनिटर, स्टडी एंड टेक्नोलॉजी, या स्टडी, मॉनिटर एंड टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी, स्टडी, मॉनिटर, राइट। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड होता है फैसिनेट का मतलब, राइट। आपको इस चीज से समझनी पड़ेगी, राइट। फैसिनेट का मतलब, एक सेकेंड, अफेक्टेड होगा, नॉट इंटरेस्टेड। ये अफेक्टेड होगा। मैंने अफेक्टेड ही पहले बताया, ये इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये जो ऑप्शन नंबर, ये भले ही ऑप्शन नंबर ये थर्ड यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन अफेक्टेड ही सही आंसर होगा। चलिए 88 वाले के बारे में बात कर लेते हैं, उसको रिकरेक्ट कर लिया मैंने। विच इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट एज मेंशन इन द पैराग्राफ। कौन सा सीक्वेंस जो है वो हमारा करेक्ट है जो पैराग्राफ में मेंशन है? तो स्टडी, मॉनिटर और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, मॉनिटर करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्टडी, मॉनिटर एंड टेक्नोलॉजी इज अ करेक्ट पैटर्न, राइट। इस तरीके से करेक्ट पैटर्न होगा। मॉनिटर, स्टडी एंड स्टडी, मॉनिटर एंड फिर टेक्नोलॉजी। स्टडी को मॉनिटर करना टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये इस तरीके से चीजें दी हुई हैं। 89th वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्रेज प्रेजेंट डे मैन। प्रेजेंट डे का मतलब, मैन का मतलब क्या हुआ? वो ऐसा इंसान जो आज के समय में प्रेजेंट हो, उसको हम प्रेजेंट डे मैन कहते हैं, राइट। वो एक तरीके का फ्रेज है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेजेंट डे मैन का मतलब क्या हो। तो 80 जो प्रेजेंट डे का मैन होता है, मैन ऑफ टुडे, जो आज के समय में इंसान है उसको हम प्रेजेंट डे मैन कहते हैं, यानी कि मैन ऑफ टुडे, उसको प्रेजेंट डे मैन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये 90 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैन नॉट यूज फॉर, सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो किस चीज के लिए यूज नहीं की जा सकती है, राइट। आप कह सकते हो कि किस चीज के लिए यूज नहीं की जा सकती है। तो आप कह सकते हो कि वॉशिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में हम इसका यूज नहीं करते। हाँ, दोस्तों से बात कर सकते हो, स्पीकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम इन अमेरिका, यस इट यू कैन। टेकिंग आउट मनी फ्रॉम अ बैंक, यस यू कैन। वार्निंग अगेंस्ट स्टॉर्म, कोई आंधी तूफान आने से पहले वार्निंग की जा सकती है, एग्जैक्टली यस, की जा सकती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 90, राइट। अब हम अपने थर्ड पैसेज पे आते हैं। और देखिए बहुत सिंपल है थर्ड पैसेज को समझना। आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल में कि पैसेज में क्या दिया हुआ है। जब आप ये चीज समझने लगेंगे ना कि पैसेज में क्या दिया हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है, तो आपके लिए वो चीजें आसान होंगी। और जब चीजें आसान होंगी तो क्वेश्चन भी आसान होगा। तो चलिए थर्ड वाले पैसेज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पैसेज में क्या दिया हुआ है। अ डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड। डेजर्ट का मतलब क्या हुआ? रेगिस्तान की जगह जहां पे चारों तरफ क्या है? सैंड ही सैंड है। एंड इट इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस, ये गर्म और सूखी जगह होती है। देर इज अ वेरी लिटिल रेन इन अ डिजर्ट, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है रेगिस्तान में। सो वेरी फ्यू ट्रीज ग्रोज देयर, वहां पे बहुत कम ट्रीज ग्रो कर पाते हैं। द ओनली प्लांट्स
एंड ग्रो इन द डेजर्ट्स आर कैक्टस। वहां पे कैक्टस होते हैं। कैक्टस आपको पता है क्या होता है? कैक्टस होता है नागफनी। आपने देखा होगा कांटों की तरह एक पौधा होता है जो जिसमें कांटे होते हैं, राइट? नागफन उसको कहा जाता है। डेट पाम्स एंड थ्रोनी बसेस, वहां पे झाड़ियां होती हैं बेसिकली, विच डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो, जिनको ज्यादा जरूरत नहीं होती है पानी की। अ सहारा इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि जो सहारा है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेजर्ट है, मतलब रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। इट स्ट्रेचेस अक्रॉस द होल नॉर्थ अमेरिका। वो जो होल नॉर्थ अमेरिका है वहां तक वो फैला हुआ है। द अरेबियन डेजर्ट इज ऑल्सो वेरी लार्ज। अरेबियन डेजर्ट भी आपका लार्ज डेजर्ट है। इन इंडिया टू देयर इज अ डेजर्ट कॉल्ड द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इंडिया के अंदर इसको डेजर्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। लाइफ इन अ डेजर्ट टफ। पता है आपको कि जो रेगिस्तान में जो लाइफ है काफी टफ है। द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कूल। वहां पे दिन जो होते हैं ना बहुत गर्म होते हैं और रात उतनी ही ठंडी होती है। पैसेज आपको समझ आ चुका है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने पैसेज डेजर्ट के बारे में है, कैसा होता है, क्या होता है, किस तरीके के पौधे उगते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी है। अब हम इस पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इन, आपको पता है अभी मैंने बताया कि जो बिगेस्ट डेजर्ट जो वर्ल्ड के अंदर है वो कहाँ है? अफ्रीका में है। और इंडिया के अंदर जो है वो सहारा। बिगेस्ट वर्ल्ड के अंदर अफ्रीका में है, राइट? इसी तरीके से डेट पाम्स ग्रो इन, जो वो कहाँ, जो पाम्स के जो पौधे होते हैं ना, ताड़, ये वो पाम्स के जो होते हैं उनको हम कहते हैं डेजर्ट में वो ग्रो करते हैं, राइट? इसी तरीके से इन डेजर्ट रीजन में क्या होता है? देर इज नो रेनफॉल, या फिर इट्स रेन हैविली, देर इज इनफ रेन, या देर इज अ लिटिल रेन। बहुत कम मात्रा में, बहुत लिटिल मात्रा में वहां पे बारिश होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बारिश ही नहीं होती है, होती बहुत कम मात्रा में होती है। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज, कैसा होता है वहां पे क्लाइमेट? उसमें सरवाइव करना डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, क्योंकि दिन उतने ही गर्म होते हैं और जो रात होती है उतनी ही वो टफ होती है आपके लिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं वेरी फ्यू ट्रीज ग्रोज डेजर्ट बिकॉज, बहुत कम पौधे उग पाते हैं क्यों? वहां पे पानी की कमी है। मोस्ट ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो, ज्यादातर जो पेड़ होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है जो कि मिल नहीं पाता है, और इसीलिए बहुत कम पेड़ ग्रो हो पाते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चारों तरफ रेत होता है, नाइट वेरी कोल्ड होती है, या फिर नहीं, पेड़ों को पानी की जरूरत होती है, इसीलिए वो कम वहां पे ग्रो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अपने जो नेक्स्ट पैसेज है उसके बारे में। और जो पैसेज नंबर फोर्थ है, सबसे पहले तो हम पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इस पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पैसेज बहुत सिंपल है। अगर आप पैसेज को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग अगो अ लार्ज redwood ट्री विच वॉज वेरी टॉल स्टूड इन द फॉरेस्ट। एक बड़े से जंगल में एक पेड़ खड़ा हुआ था जो कि बहुत लंबा था। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से कि व्हाई एम आई हेयर, मैं यहाँ पे क्यों हूं? द redwood आस्क्ड बट सैडली नो वन हेयर्ड हिम। उसने अपने आप से पूछा लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। द redwood ट्री स्टूड देयर मेनी ईयर्स, और वहां पे सालों सालों से वो पेड़ वहां पे खड़ा था। इट हैड अ ग्रीन निडल्स लाइक लीव्स, इट वॉज अ ग्रीन ऑल ईयर। वो हर समय वो हरा ही रहता था, ग्रीनरी रहती थी। दैट्स वाई द बर्ड्स लाइक द ट्री। इस वजह से जो चिड़ियां थी, जो पक्षियां थी, उसको बहुत पसंद करती थी। एंड दे ग्रीव अप द हैड बेबीज। वो वहां पे अपनी बेबीज को बहुत अच्छी तरीके से ग्रीव करती थी, बड़ा करती थी, पालती पोसती थी, उसको बड़ा करती, ग्रीव करती थी। दे ऑल लिव्ड इन दैट redwood ट्री। वो सभी वो redwood का जो पेड़ था उसमें ही रहती थी। अबाउट 200 बर्ड्स फैमिली कॉल्ड इट अ होम। वो 200 पक्षियों के लिए एक घर की तरह था। एट sundown the sound of nesting birds was so loud and deers could not rub and beg the tree's trunk. The birds noise hurt their ears. उसके बाद क्या हुआ कि सैकड़ों जो चिड़िया थी उन्होंने आवाज करना चालू किया। अब वो उसकी आवाज उसके कानों तक गई।
वन डे ट्री आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। एक दिन उस पेड़ ने सेम क्वेश्चन पूछा। ही हैड आस्क्ड ऑल दोज इयर्स, व्हाई एम आई हियर, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? आई विश समवन वुड कट मी डाउन एंड बिल्ड 10 होम्स विथ माई वुड, देम द वुड बी गुड फॉर समथिंग। उसने कहा मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई काटे और इससे 10 बड़े बड़े घर बनाए तो लोगों के लिए वो अच्छा होगा। अ ब्लैक बर्ड हियर द ट्रीज, एक काली चिड़िया जो थी वो सुन रही थी। शी फ्लू फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द टिप एंड टॉप टेलिंग एट द अदर वर्ड्स, वो जा करके जो बाकी जो चिड़िया थी उनको वो बताने लगी। द ट्री वॉन्ट्स टू लीव द फॉरेस्ट, अब जो वो जो पेड़ था, हमारा पेड़ था, वो जंगल को छोड़ना चाहता है। आवर ट्रीज डजंट थिंक ही डूइंग गुड थिंग्स, और वे बोल रहे थे कि ये उसके लिए, उन लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं, वो अच्छा नहीं सोच रहा था। राइट, आवर ट्रीज डजंट थिंक ही इज डूइंग गुड, हमारा सोचना है कि वो ऐसा सोच रहा है, वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं सोच रहा। ऑल टुगेदर लेट्स टेल द ट्री, अब हम सब मिल करके उस पेड़ को बताएंगे कि दे सेड टुडे यू आर 200 होम्स नॉट 10 होम्स। आज वो बता रहे हैं कि आज हम बताएंगे उसको कि आज तुम्हारे पास 200 घर हैं, केवल 10 घर नहीं है कि काट करके 10 घर बना दिया, बट 20 टाइम्स 10, ये उसके 20 टाइम्स हैं। यू आर होम फॉर ऑल ऑफ अस, आप सभी के लिए घर हो, हम सभी के लिए आप घर हो। प्लीज डोंट लीव द फॉरेस्ट, इस जंगल को मत छोड़ो। दैट डे ट्री वॉज हैप्पी एंड फाइंड वाई वॉज देयर, और उस दिन वो जो पेड़ था वो खुश हुआ, उसको पता चल चुका था कि वो यहाँ पे क्यों है। बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, वाई एम आई हेयर, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, अपने मन के अंदर वो नेगेटिव थॉट्स दे रहा था। तो पैसेज तो आपको कंप्लीटली आई होप कि समझ आ चुका है कि एग्जैक्टली इस पैसेज में क्या दिया हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं ये जो पैसेज है, इस पैसेज के ऊपर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो 96 नंबर का क्वेश्चन है, इस पैसेज के ऊपर बेस्ड है। बर्ड्स लाइक्स रिवुड ट्री बिकॉज, जो चिड़िया थी वो रिवुड ट्री को पसंद करती थी। क्यों पसंद करती थी? इसलिए पसंद करती थी कि वो इट वॉज ग्रीन ऑल ईयर राउंड, सारे हर मौसम में हर साल वो हरा भरा रहता था। एंड हैड निडल लाइक लीव्स, और उसकी जो लीव्स थी वो निडल्स की तरह थी। राइट, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसके अंदर परफेक्ट ऑप्शन है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 97th वाले क्वेश्चन के बारे में कि द ट्री वॉज सैड बिकॉज, जो पेड़ था वो सैड था, क्यों? क्योंकि इट वॉज लोनली इन द फॉरेस्ट, वो जो पूरे फॉरेस्ट के अंदर वो क्या फील कर रहा था, लोनली फील कर रहा था, या इट वॉन्टेड टू वुड टू बी मेड इन टू होम्स, वो चाहता था कि घर बने, मेरे लकड़ियों से घर बने, वो ये चाहता था। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 98th वाले क्वेश्चन के बारे में। फ्रॉम द ग्राउंड टू द टिप ऑफ द टॉप मीन्स, फ्रॉम द ग्राउंड टू द टिप ऑफ द टॉप मीन्स अंडर द ट्री, फ्रॉम द ग्राउंड मिडिल ऑफ द ट्री, फ्रॉम द ग्राउंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, फ्रॉम द मिडिल टू टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। अब जो ये ग्राउंड का जो टिप था, वो ग्राउंड का जो टॉप मोस्ट था वो ट्री का पार्ट, फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप मोस्ट पार्ट, फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप मोस्ट पार्ट मतलब हुआ कि ग्राउंड से टॉप मोस्ट पार्ट तक, ग्राउंड टू द टॉप मोस्ट पार्ट ट्री का, इसको हम कहते हैं ग्राउंड टू द टॉप। टिप ऑफ द टॉप, टिप का मतलब ऊपर की तरफ। द राइटर रोट द स्टोरी मेनली टू, राइटर ने स्टोरी लिखी किस लिए? इसलिए लिखी टेल व्हाई रेडवुड ट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू फॉरेस्ट, क्यों रेडवुड का जो ट्री है वो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, रेडवुड का ट्रीज। मेक पीपल बाय रेडवुड टू बिल्ड हाउस, नो। मेक बर्ड्स हैप्पी, नो। टेल फैक्ट्स अबाउट रेडवुड ट्रीज आर अनहैप्पी, नहीं। ये इसलिए बताना चाहता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो जंगल में, इसलिए वो राइटर लिख रहा है इस तरीके से। हाउ डज द रेडवुड ट्री फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कैसा फील किया? बहुत हैप्पी फील किया वो, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो हैप्पी वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है। राइट, वो उसको हैप्पी फील करा। और आई होप कि ये जो कंप्लीट जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज में, ये जो आज हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं 2000 2005 के, राइट, और आई होप कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी।
अगर आपको डाउट लगता है तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, कुछ नहीं करना, केवल आप ज्वाइन लिखना है, ज्वाइन, और ज्वाइन लिखना है और इसके बाद लिखना है PYQ, ज्वाइन PYQ लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।